नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सिस्टम की खामी, भविष्य बेईमानी। ऋषि मुनियों के द्वारा गुरुकुलों से शुरू हुई भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने की परंपरा को माफियाओं ने कलंकित बना रखा है। यूपी में मनमाना शिक्षण शुल्क सहित अन्य मदों में अभिभावकों को पीड़ित करने के मामले आम रहते हैं। ताजा मामला सूबे के बागपत से सामने आया है, जहां पर श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संचालक शिक्षा माफियाओं ने मोटी रकम वसूलने के बाद भी एक छात्रा के भविष्य से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं किया। संस्थान ने एक नहीं 3 साल के रोल नंबर सहित फर्जी एडमिट कार्ड जारी किए। परीक्षा में घपले की जानकारी पाकर बागपत के इंदिरा कॉलोनी निवासी छात्रा आस्था तकरीबन 10 साल तक परिवार सहित न्याय की आस के लिए इधर भटकती रही, लेकिन विभाग, प्रशासन और शासन में शिक्षा कारोबारी की मजबूत पैठ होने से न्याय नहीं मिल सका। इस पर मजबूर होकर पीड़ितों को न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। अब न्यायालय के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक सहित फर्जीवाड़े के जिम्मेदार 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शिक्षा क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाकर बैठे बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि आम आदमी के आगे पुलिस की सक्रियता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि न्याय की लड़ाई के बीच ही पीड़िता का विवाह हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, जिससे आखिरकार दोषी अब मुकदमा लिखे जाने के बाद खौफजदा है। सवाल है कि आखिर 3 सत्रों के लिए छात्रा को कैसे एडमिट कार्ड जारी करा दिए गए। साथ ही सवाल यह भी है कि गड़बड़ी की आशंका होने के बाद विभागीय सहित किसी अन्य जिम्मेदार की चौखट पर पीड़िता की सुनवाई क्यों नहीं हो सकी। और सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पीड़िता की न्याय की लड़ाई पूरी मानी जा सकती है, क्योंकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बड़ी संभावना है कि ऐसे काले कारनामे से कमाई गई रकम खर्च कर आरोपी गिरफ्तारी रोकने में सफल हो सकते हैं। अब देखना यह भी है कि क्या योगी सरकार प्रभावशाली माने जा रहे इन माफियाओं पर शिकंजा कस युवा पीढ़ी की उम्मीदों को जीवंत बनाए रखेगी, साथ ही पीड़िता के मामले को नजरअंदाज करने वाले जिम्मेदारों को सबक सिखाकर विभागीय भ्रष्टाचारियों को भी सबक सिखाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में श्याम सलोने वशिष्ठ जी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, ममता शर्मा समाजवादी पार्टी के नेता, रविंद्र चपराना समाज सेवी और अनुग्रह त्रिपाठी संयोजक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से, और हमारे साथ में कुलदीप मलिक शिक्षक नेता भी जुड़ेंगे। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। श्याम सलोने जी, क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम की जो बेईमानी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। माफियाओं का किस कदर एक्टिव हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हाँ जी, बोलिए सर। नमस्ते। देखिए गरिमा जी, ये विषय जो आपने रखा है ये आज से 10 साल पहले वो छात्रा संघर्ष कर रही है। 10 साल पहले का ये केस है। सरकार की समाजवादी पार्टी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में तो ये धांधलबाजी होती ही थी। ने उसकी अपील की, शिकायत की, तो वही अधिकारी उस समय जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वही अधिकारी मौजूद थे। अधिकारी तो सब वही रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जब बनी, पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, उसके बाद आपने देखा होगा कि ऐसी शिक्षाओं पर, ऐसे माफियाओं पर बहुत अंकुश लगाया गया है। पुराने केस में उजागर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कई ऐसे केस आए थे, तमाम पुलिस में भर्ती जो हुए वो फर्जी केस इन्होंने किए थे। तो फर्जी वालों की सरकार थी समाजवादी सरकार, जिसका बेचारे छात्रों को भुगतना पड़ा, तमाम बेरोजगारों को भुगतना पड़ा, युवाओं को भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि इन्होंने उसका भविष्य इतना चौपट कर दिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वच्छंद प्रणाली लागू कर दी थी। आइए नकल कीजिए, नकल माफियाओं को ठेके देने लगे थे, उनके कॉलेजों में सेंटर बनने लगे थे। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी का कोई नया कारनामा नहीं है। आज अदालत
ने जिस तरीके से आदेश पारित किया है और छात्रा को न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी आपने फोटो दिखाई थी ऐसे माफियाओं के हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी के साथ, तो ये माफिया लोग जब तक इनका कोई उजागर नहीं हो जाता है काला सिक्का, ये बहुत सफेद पोष के लोग रहते हैं। अब क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं और इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो कोई भी मंत्री को जब ये बुलाते हैं कार्यक्रमों में तो तमाम अच्छे लोग जाते हैं, बड़े बड़े अभिभावक जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में गए होंगे या संभवतः ये कि मुख्यमंत्री जी का कहीं पर स्वागत करने गए होंगे, वहाँ के स्थानीय किसी नेताओं से इनकी मिली भगत भी हो सकती है और मिली भगत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे किसी विधायक से या उसके संपर्क नहीं हो सकता, किसी का संपर्क हो। तमाम अधिकारी हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको तमाम अधिकारियों को दंडित भी किया जाता है। लेकिन अब जो न्याय ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं ठीक तरीके से पहुंच पा रही है। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ममता शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ममता जी, माफिया लगातार एक्टिव हैं, न्यायिक आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बहुत दाद देनी होगी पीड़िता की, जो लगातार इस केस में एक्टिव रही और उसके बाद आखिरकार मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है? कुछ भी होता है समाजवादी पार्टी का प्रत्यारोप करते रहते हैं भाई साहब। एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी हो और 10 साल से अब जाके उसको न्याय मिलने वाला है, जब इतने दिन से वो बच्ची आस्था इतना मेहनत की और आज वो सफल हुई इस कार्यक्रम में। और फोटो समाजवादी पार्टी का रोना रो रहे हैं, एक फोटो दिखाते, एक कार्यक्रम दिखाते, एक वो करते और बता रहे हैं किसी मीटिंग और पार्टी में गए हुई हैं। आप बताइए, उनके कार्यालय में जाकर उन्हें बाकायदा मोमेंटो दिया जा रहा है, बाकायदा हर कार्यक्रम में, हर मुस्कुराहट में। आप देखिए भाजपा सरकार में इस तरीके से माफिया जड़ पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के नहीं है, यहाँ तक कोई भी नहीं है। मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलेंगे, पार्टी का पक्ष रखिए आप, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे बिल्कुल गंदा लगता है जी, फालतू बातें मत करिए। मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। मैंने बीच में पूरी बात अपनी मैंने भी पूरी बात शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज सरकार किसकी थी? सर प्लीज शांत हो जाइए सर, पहले शांत हो जाइए। देखिए, अगर वो झूठ बोल रही हैं, आपके पास मौका आएगा, आप काउंटर कीजिएगा। लेकिन सर, ये टीवी पर बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं और टेक्निकल संसाधनों के साथ करें, तो इस बात को समझिए कि जब दो लोग एक साथ बोलते हैं आवाज नहीं आती है। प्लीज इस बात को समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। काउंटर करना है, काउंटर करना है, आप करिएगा, आप काउंटर करिएगा, लेकिन सर अपनी बारी आने पर, ठीक है? हम अगर उसको बोले तब बोलिए। हाँ ठीक है मैम, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू प्लीज, जल्दी से कंटिन्यू। हाँ, भाजपा सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, आपको बता दें 59,000 भर्तियां निकली हुई थी। यहाँ पे एक गार्डन में तकनीकी आज बैठे हुए कर भरोसे, और ऐसे हजार ऐसे केस हैं जो इस सांसद व्यक्ति के संरक्षण में उनके लिए मतलब एक लोग हैं भ्रष्टाचार हो रहा है जिसको मतलब नहीं। हमारे हमारे नहीं होता ये सुनते हैं, फिर वो हिम्मत की दाद देते हैं तरीके से लड़के और अपने लिए लड़के आज वो जीत गए। आज एक लड़की की जीत नहीं हुई है, सर्व समाज में जीत हुई। हमें हिम्मत नहीं हारना है, शासन कितना भी इकट्ठ हो जाए। ठीक है मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक तरीके से दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मिल रही है जी। रविंद्र चपराना जी, क्या कहना चाहेंगे? समय सभी है रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस बच्ची ने जो संघर्ष किया, पूरे 10 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद करने के बाद आज शायद उसको वो मुकाम ना मिले, मगर फिर भी इसने प्रयास नहीं छोड़ा। पहले मैं इस बच्ची को बड़ा साधुवाद करूंगा, इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। अदरवाइज होता क्या है, कई बार कुछ लोग 2-4 सालों में भी थक के अपने घर बैठ जाते हैं और ये माफिया अपना काम करते रहते हैं।
10 साल हो गए, 10 साल में अगर ये इसको एडमिट कार्ड मिलता सही से, अगर ये एग्जाम देती तो ये आज कहीं ना कहीं ऑफिसर होती या किसी डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पे होती, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही होती। अब 10 साल का हर्जाना कौन भरेगा? इन माफियाओं ने तो अपना खेल खेल दिया, अपना काम कर दिया। इसको पता ही नहीं है कि इस बच्ची ने एग्जाम दिया है नहीं दिया है, इसको एडमिट कार्ड नकली मिला है नहीं मिला है। उसके बाद प्रशासन विभाग से गुहार लगा रही है लगातार इतने सालों से, और आज इनकी 10 साल बाद आंखें खुली हैं। तो चलो लेट आए हैं, खुली तो सही है आंखें, इनको मिला तो सही कुछ, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, जिनका टाइम पूरा ऐसे बर्बाद हो चुका है। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पीरियड लगाया हुआ है कि इस टाइम के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मगर इन माफियाओं को कुछ लेना देना नहीं होता इन चीजों से। 27 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है किसी को, 30 साल के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलती है। और आजकल बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए लोग अपने घरों को गिरवी रख रहे हैं, लोग अपने घर के बर्तन बेच देते हैं, लोग अपने रातों रात काम करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब उन्हें पता लगे कि उनका बच्चा जिस कॉलेज में जा रहा है उस कॉलेज में धांधली हो रही है, उसको एडमिट कार्ड झूठा फ्रॉड बनाया हुआ है, और उसके साथ जो भी पैसा उसका जमा हुआ है वो बेकार हो चुका, अब आप क्या करेंगे? ये बच्ची क्या करेगी? ये तो हिम्मत है इस बच्ची की, इसने लड़ाई लड़ी लंबी। और ये जो राजनीतिक आदमी है, मैं तो एक समाज सेवक आदमी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये इन बच्ची की तरफ आप देखिए, ऐसे बच्चों की तरफ देखिए, बड़े गरीब हैं। यूपी में कोई बड़े धनवान लोग नहीं रहते हैं ज्यादा, ये गरीब बच्चे अपने आप को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपने माँ बापों को किस तरह से मजदूरी कर करके पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और उनके साथ अगर ऐसा फ्रॉड हो जाए तो इनको तो पहले सजा होनी चाहिए सबसे पहली बात, और इसको एक कंपनसेट भी मिलना चाहिए इस बच्ची को, जो भी इसके साथ बुरा हुआ है, इसके साथ 10 साल इसके जिंदगी के खराब किए गए हैं, उसका कंपनसेट मिलना चाहिए। और मैं योगी जी से गुहार लगाऊंगा, योगी जी को बोलूंगा कि आप मोदी क्या नाम है हमारे चीफ मिनिस्टर जी यूपी के हैं, उनको ऐसे ही लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा, ऐसा विधान होना चाहिए कि इनके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल करा जाए, इनको जेल करी जाए। और ऐसे कितने हजारों बच्चे होंगे। मैं अभी मेरठ का भी एक केस आ रहा था, उस मेरठ में भी उस बच्चे को क्या हुआ, पूरा वो है ही नहीं, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। मेरठ में कॉलेज चल रहा है और वो अपनी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की, तो मेरे ख्याल से वो वहां पे 40 से 50 बच्चे हैं, वो भाग चुका है वहां से, दुबई चला गया है। तो मैडम, मैं गरिमा जी, मैं आपको ये मेरा अंदर से बड़ा दुखी हूँ आज, क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है किस तरह से लोग परेशानियों में आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद ये देखो माफिया फोटो खिंचवा लेते हैं मंत्रियों के साथ, और फिर उसके बाद ये इतने बड़े बड़े फोटो बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही रहती है, हैं। और यही वजह है कि ऐसे माफिया जो है वो पनपते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर इन पर सही समय पर एक्शन ले लिया जाए तो मुझे लगता है ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, माफियाओं के मकड़जाल में यूपी की शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से फंस चुकी है, कैसे निकाला जाएगा इसको? शिक्षा माफियाओं की भी मिली भगत रहती है, शिक्षा विभाग के लोगों की भी मिली भगत इन माफियाओं के साथ रहती है, शायद तभी इनका धंधा पनपता है। गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया, इसलिए आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। शिक्षा माफियाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी विशेष कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि शिक्षा विभाग के माफियाओं के संबंध ब्यूरोक्रेट से होते हैं। मैं बार बार चैनल कहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स भारतीय जनता पार्टी को डुबाने में लग गए। हालांकि मैं आपके चैनल धन्यवाद देना चाह रहा हूं, हम लोगों ने चर्चा किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 48 आईएएस ट्रांसफर किए, लेकिन क्या किया जाए, जब दिल और दिमाग में गंदगी बची हुई है तो कैसे उसको साफ? शिक्षा माफियाओं का यह हाल है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में एक अधिकारी का नाम लेना चाहता हूं, उनके खिलाफ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शिकायत की आज अधिक संपत्ति की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश फार्मेसी का यही हाल है कि फर्जी डिग्रियों चेक करके लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो भी फार्मासिस्ट के। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं अपने बड़े भाई श्याम सोरेन जी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को आप आगाह करें, सूचना दें, और हम लोग चैनल बैठे इस बात के लिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी में जहां फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन होता है वहां भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी
श्याम सलूने जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में सुकेन प्रणाली लाई गई। गरिमा जी, मैं जाना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे मजबूरी जाना पड़ रहा है। ये मुलायम सिंह जी की एक सोची समझी नीति थी कि अपने वर्ग को भर्ती करने के लिए उन्होंने सुकेन प्रणाली लागू कर दिया, जिससे जो अशिक्षित भी होंगे, अज्ञानी भी होंगे, वो भी सुकेन प्रणाली में शिक्षा लेकर के पास हो जाएंगे और डीएम से लेके एसडीएम तक जाके पीसीएस अफसरों तक, आईएएस तक ब्यूरोक्रेट्स में बैठ जाएंगे। आपको याद होगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार आई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया। सर अब देखिए सोचिए हम किसी सरकार का महिमा मंडन या किसी का गुणगान या किसी की कमियों पर बात ही नहीं कर रहे। बीजेपी ने क्या अच्छा किया, समाजवादी ने क्या बुरा किया, या बीजेपी ने क्या बुरा किया, हम इस पर भी बात नहीं कर रहे। वर्तमान की घटना तक अगर हम रहेंगे तो ठीक रहेगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, राजनाथ सिंह की सरकार में नकल माफिया नहीं नकल करवा पाए, उन बच्चों के नंबर कम आए और मुलायम सिंह गवर्नमेंट बच्चों के नंबर ज्यादा है, जो उनके भविष्य के लिए नहीं तो अभी लेकिन सर अभी तो बीजेपी की ही सरकार है। अब बीजेपी की सरकार में ये शिक्षा माफिया क्या कर रहे हैं? गरिमा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भूमाफिया, आर्थिक माफियाओं पर जरूर कार्रवाई हुई है, लेकिन शिक्षा माफियाओं की इतनी जड़ें मजबूत है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शिक्षा माफिया में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं, जिनके विद्यालय चल रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करना सरकार के नितांत आवश्यक है। इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट शिक्षा माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि जब भी आपने कोई मुद्दा अपने चैनल पर उठाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान लेते हुए गरिमा जी कार्रवाई की है, इस पर भी की जाएगी। यही कारण है कि शिक्षा माफियाओं का जोड़ तोड़ इतना ज्यादा है कि उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात गरिमा जी, हाँ जी ठीक है, श्याम सलोने विशेष जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं श्याम सलोने जी। आपने सुना कि देखिए शिक्षा माफियाओं की जड़ें बहुत मजबूत होती गई, और देखिए ये राजनीतिक चर्चा से हम आगे बात कर रहे हैं। हम आप पर, सरकार पर, किसी भी चाहे सपा हो, आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सिर्फ सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा क्योंकि विभाग पर आप ही सरकार में बैठे हैं, तो हम इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग में अगर माफिया एक्टिव होंगे तो शिक्षा ग्रहण करने बीजेपी के भी बच्चे जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी बच्चे आते हैं। परेशान सबको होना पड़ता है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कितनी ठीक होनी चाहिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। और उसके बावजूद इस तरीके के माफियाओं का पनपना, और इतने बड़े स्तर पर आप सोचिए माफियाओं की तस्वीरें किस कदर सामने आ रही हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, तो ये तो लापरवाही साफ तौर पर है ना। शर्मा जी, मैंने अभी भी कहा था कि हो सकता है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि हो सकता है हमारे कुछ क्षेत्रीय विधायक या वहाँ के कुछ नेता उनके संपर्क में हो, ऐसे शिक्षा माफियाओं की जानकारी हो, कुछ उनको मिलता हो। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या शासन में ऐसे कार्य हो रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। पुराने कार्य उजागर हो रहे हैं। चोर वह होता है गरिमा जी जब वो चोर पकड़ा जाता है। आज पकड़ा गया है, उस सरकार में आया है, अब उससे संबंधित कई लोगों की जांच होगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जितने भी ब्यूरोक्रेट को भी उससे मिले हुए हों, मैं सुनील जी की बात को समर्थन करता हूँ। ब्यूरोक्रेट हैं और उसी समय के भर्ती हुए कि लोग हैं, सब कोई मानसिकता की है। हम मानसिकता किसकी कितनी बदल सकते हैं, कितना किसको दंडित कर सकते हैं। जब व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे कृष्ण करना है, केवल पैसे के लिए जीना है, तो तमाम लोग तो आज खाद्य पदार्थों में जहर दे रहे हैं, दवाई के कारोबार में चले जाएंगे, वहाँ जहर मिल रहा है। सरकारें अंकुश लगाती हैं, सरकार पाबंदी करती हैं, उनको जेल में डालती हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदल सकती हैं। हमारे कई मंत्री, आज मैं कोशिश करूंगा, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, मैं कोशिश करूंगा उनसे संपर्क करने की और इस पूरे विषय को उनके संज्ञान में लाऊंगा। यदि उनके संज्ञान में नहीं होगा तो उस पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और कितने लोग अभी फल फूल रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि अभी रविंदर जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, कई बच्चे हताश होकर के और वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये तो बच्ची बेचारी बड़ी हौसले वाली है, जिसने पूरी कार्रवाई की, या उसके ससुरा वालों ने पूरा उसको सहयोग भी किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन तमाम ऐसे बच्चे जो मन मसोस के हार के थक के बैठ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ममता जी से भी हम जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। सिस्टम की खामी और भविष्य बेईमानी को लेकर हम कर रहे हैं चर्चा। ममता शर्मा जी को सुन लेते हैं। ममता जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लापरवाही जरूर है, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल लापरवाही है पूरी तरीके से। और आपको ऐसे बहुत इसमें ये कर रहे हैं, मंत्री विधायक और सांसद नेताओं के बच्चे बाकी यूनिवर्सिटी पे भरोसा करते हैं, यूनिवर्सिटी पे भरोसा नहीं करते। आम जन बच्चों, आम गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो डिग्रियां बनी जिनके सारे सामान और जो में होता है, हर माँ बाप अपने बच्चे पढ़ाने आदमी भ्रष्ट उन्हें समझते हैं कि उनके सामने नेताजी के समय में उन्होंने वहां पे के लिए उस समय का दौर क्या रहा हो, बोला कि वहाँ छोटे लोग पा रहे होते। ममता जी माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज के चलते आपको हम ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए, उम्मीद यही है कि जब आदेश अब हो गया है और अभी मेरी वॉइस आ रही है मैम? आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। चलिए, देखिए, बस उम्मीद यही है कि अब जब मामला संज्ञान में आया है, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, तो ठीक तरीके से एक्शन होगा और आगे से ऐसी चीजें ना हो तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और सभी मेहमानों का शुक्रिया। देखिए, सिस्टम की खामी और भविष्य बेईमानी, अगर सिस्टम ठीक नहीं होता है, शिक्षा माफियाओं पर सख्त एक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ बेईमानी जरूर होगी। उम्मीद है कि मामले के संज्ञान में आने के बाद, पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जरूर एक्शन लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।